दिशा मीटिंग जो है वो उसका थर्ड क्वार्टर का मीटिंग था। इसको कंडक्ट करने में तो थोड़ा टाइम लगा क्योंकि काफ़ी मसरूफियात की वजह से टाइम नहीं निकल पा रहा था, लेकिन आज हमने ये मीटिंग लिया। इस मीटिंग का मेन मकसद यही है कि ख़ासकर जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो स्कीम लॉन्च किया है इस मकसद के साथ, ताकि हमारे देश के हर गांव, हर मोहल्ले, रिमोट से रिमोट एरिया में जो है इस स्कीम का जो फ़ायदा, ख़ासकर बहुत सारे ऐसे स्कीम है जो हमारे गरीब तबके के लोगों को जिसमें फ़ायदा मिलता है, ऐसे स्कीम है, उस स्कीम को ग्राउंड लेवल पे लोगों तक पहुँचे। उस का मकसद जो है इस मीटिंग का यही है कि सही तरीके से लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, अगर नहीं पहुंच रहा है तो उसका क्या कारण है। आज बहुत ही एक फ्रूटफुल मीटिंग जो आज हुआ, जिसमें ब्रीफली जो मेन जो हमारे स्कीम्स है उन पे हमारे यहाँ पे चर्चा हुआ। ख़ासकर जो पिछले कई दिनों से मैं पूरा डिस्ट्रिक्ट का एक टूर पे था, हर इलाके में, हर गांव में मैं पहुंचा। वहाँ के जो हालात, वहाँ की जो परेशानियाँ हैं उनको हमने देखा, जाना, और उसी के बेस पे आज इस मीटिंग में ख़ासकर जल जीवन जैसे जो हमारे बेसिक जो हमारे नेसेसिटी है उस स्कीम पे हमारे यहाँ डिस्कशन हुआ, जो कि मैंने हर गांव में ये वादा किया था कि हम सही तरीके से, ख़ासकर जो सेकंड फेज़ हमारे आ रहा है उसको हम, जो हमारे पुराने जो लो फ्लोज जो हमारे पहले वाले स्कीम में फर्स्ट फेज़ में जो हमारे लो फ्लोज वगैरह रहे उसको रेक्टिफाई करके सेकंड फेज़ में हम इसको सही करके लोगों तक किस तरह पानी पहुंचाए। इसके अलावा बाकी जो हर स्कीम पे हमने इसमें थोरोली डिस्कस किया, और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बहुत सारे हमने डिपार्टमेंट्स को इंस्ट्रक्शन भी दिया है कि इस पर क्या करना है। और आगे भी न सिर्फ इस मीटिंग का मकसद ये रिव्यू है, इसको रिव्यू लेके आगे मॉनिटरिंग भी इस पे हमने करना है। तो इंशाल्लाह आगे सही तरीके से मॉनिटरिंग भी करेंगे। मैं डीसी साहब और इनकी पूरे टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि यहाँ पे आके हर स्कीम को ब्रीफली जो है यहाँ पे डिस्कस किया। सर, कनेक्टिविटी को लेके करगिल के दो अहम जगह है, इचू और शर से, जहाँ पे पिछले कई सालों से रोड कनेक्टिविटी बंद तो रहा है लेकिन फिलहाल कंप्लीट होने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसको लेके भी बड़ा डिस्कशन हुआ। तो इसको लेके आप उन एरियाज के लोगों तक किस तरह की एश्योरेंस देना चाहेंगे आज के? देखिए, इस साल फिजिकली न सिर्फ मैं बल्कि सीसी साहब, डीसी साहब, जो कि मेरे ख्याल से पता नहीं काफ़ी देर के बाद होगा या फर्स्ट टाइम होगा इस तरह के हमारे लोग जो इचू जैसे जगहों में जाके उनका हालात देखा। हमने वहाँ पे गाँव में भी लोगों को ये एश्योर किया था कि इनका मेन जो मसला था वो रोड कनेक्टिविटी का था, जिसकी वजह से बाकी परेशानियाँ, खासकर विंटर सीजन में उनको जो परेशानियाँ आते हैं वो हम समझते हैं। यही बात है कि जब हम उनका दुख दर्द हम समझते हैं तब जाके हम वहाँ जाके, आज का मीटिंग में मैंने स्पेशली, जबकि बरसों इलाके का जो काउंसलर है वो हमारे दिशा का मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने मास इशू के लिए मैंने वादा किया था, इनको भी बुला के डीसी साहब और हम दोनों ने PMGSY के लोगों से थ्रोली उस पर डिस्कस करके कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिया है। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन ये दिया है कि जो एजेंसी काम कर रहे हैं उससे टाइम बॉन्ड अभी कुछ दिनों में शायद एक्शन साहब डीसी साहब को ये दे देंगे कि कितने टाइम पे हम कंप्लीट कर सकते हैं। टाइम बॉन्ड ये करके एजेंसी से उसका काम कंप्लीट करना है। दूसरा इशू उनका ब्रिज का इशू था, क्योंकि पहला अलाइनमेंट कुछ और था, अभी कुछ अलाइनमेंट बन गया, वहाँ पे ब्रिज आए तो ब्रिज जो है वो PMGSY के नॉर्म्स में नहीं आता है। तो ब्रिज के लिए डीसी साहब ने पर्टिकुलरली अभी खुद भी बताएगा, वो प्रोजेक्ट बना के इंशाल्लाह अगले उसमें हम उसको भी ब्रिज का भी हम ला के उसको SDP में हम ये करेंगे। सर, कुछ डिपार्टमेंट का आज रिव्यू नहीं लिया, क्या उसका असर सीधा हमारे जो मुतल्लिका लोग हैं उस पर नहीं पड़ेगा? नहीं, उसका रिव्यू नहीं लिया इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जानकारी में है, क्योंकि हमने टूर किया। टूर में ये जो ऑफिसर्स है, खासकर हेड ऑफिसर्स है, उन्होंने कहीं ना कहीं उस टूर से दूरी रखा उन्होंने। तो जो मसाइल था, जो स्कीम था, वो तो हमको पता है, हमने गांव लेवल पे हमने देखा है उसको। हम डीसी साहब के साथ, मैं चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मिला हूँ, तो उस पर भी मैंने ये किया है। तो जो स्कीम्स खासकर मैं नाराज़ इसलिए हूँ, खासकर ये जो हमारे ये जो हॉर्टिकल्चर है, एनिमल और शिप हस्बेंड्री, ये आने वाले दिनों में मेरा अपना सोच है कि ये बहुत बड़ा एक हमारा इंडस्ट्रीज बनने वाला है। और ये ऑफिसर जो है इस तरह का जो ये करते हैं, ये बहुत ही अफसोस की बात मुझे लगा, क्योंकि ख़ासकर हॉर्टिकल्चर में
हम सब मिल के, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, काउंसिल है, सब मिल के हम कोशिश कर रहे हैं, चूँकि हमारे हॉर्टिकल्चर बहुत पोटेंशियल भी है और अल्लाह की फजल से आज की डेट में डिमांड भी है, लेकिन प्रोडक्शन हमारे पास बहुत कम है। उस प्रोडक्शन को हम किस तरह बढ़ाएं हॉर्टिकल्चर में, उस पर हम लोग दिन रात लगे हुए हैं, लेकिन दूसरे सर से इस तरह कर रहा है। सर, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन जो एग्रीकल्चर अलाइड डिपार्टमेंट के पास होता है, क्या स्टेटस है सर? स्कीम के बारे में जानना चाहेंगे, आपने क्या स्टेटस देखा नेशनल लाइव स्टॉक मिशन? देखिए, इसमें भी बहुत सारे चीज़ें हैं, ख़ासकर जो हमारे लाइव स्टॉक की चीज़ें हैं, उसमें चूँकि चाहे हमारे रूरल एरिया में हो, इवन अर्बन में भी आप हमारे बरू, गोमकगिल, बाकी शिलिक से इन जगहों में देखेंगे, आज भी लोग जो है माल मवेशी को रखते हैं, पालते हैं। लेकिन पहले ज़माने में सिर्फ दो पर्पस होते थे माल मवेशी को, लाइव स्टॉक को हम रखने का। एक तो हमको खाद का होता था, दूसरा हमको मीट के लिए होता था। लेकिन आज के डेट में इन्हीं लाइव स्टॉक से अब हम रोज़गार भी पैदा कर रहे हैं, तो उस सेक्टर में भी अभी शुरुआत है, अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। आप पहले तो लाइव स्टॉक को रखने के लिए उनको फैसिलिटीज़ देने की ज़रूरत है, फिर उसमें से जो ख़ासकर लाइव स्टॉक से जो हम रोज़गार पैदा करना है, उसमें आपका प्रोसेसिंग हो, आपको उसको आगे बढ़ाना, उस चीज़ों में कई स्कीम से जिस पर अभी शुरुआत है उस पर काम करने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह आगे इन सारी चीज़ों पर काम होगा। सर, एक अहम सवाल है डिप्टी कमिश्नर के साथ में, ये जो नेशनल हाईवे 301 है सर, करगिल से लेकर तारबंद पानी खैर तक का, तो इसमें लोगों के काफ़ी खदशात आपने सुने होंगे दोनों ने। तो एक तो रोड का वाइडनिंग जो है, वाइडनिंग इतना होना चाहिए था, हालांकि कौंसल मदाखलत के 60 फुट से 40 फुट पे उतार दिया। अब 40 फुट से भी कम करके कहीं पे 30 फुट, मैंने खुद फीता लेके ना पाता, कई जगहों पे 30 फुट है। एक RTI एक्टिविस्ट ने ITI लगाए इन पे, नेशनल हाईवे पे, तो उन्होंने वो जवाब गोलमोल दिया है, कहने अपने जवाब में कहते हैं कि 12 मीटर से 20 मीटर तक का ये प्रोविज़न है। तो मतलब सेटिस्फाई उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और यहाँ से करगिल से खासकर ट्रेस्पोन तक सर सड़क के हालात बिल्कुल खस्ता है, तो अब इस पे क्या इक़दाम उठाएंगे? इसमें बेसिकली क्या है, पैकेज 1 का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कॉन्ट्रैक्ट अभी जस्ट टेंडर आउट हुआ था, टेंडर अलॉट हुआ है शायद, अभी अलॉटमेंट के प्रोसीजर में है। जैसे ही अलॉटमेंट हो जाएगा इस पे पैकेज 1 पे भी काम करना शुरू हो जाएगा। फर्दर हमारे पैकेज 1 से लेके पैकेज 8 तक फेज फर्स्ट का जो लैंड इसका जो डिस्बर्समेंट का था लैंड एक्विजिशन का, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। पैकेज 2 का जो अवार्ड ऑलमोस्ट 1.5 महीने पहले निकला है, जिसमें से अराउंड 102 करोड़ का अवार्ड था, जिसमें भी हमने ऑलमोस्ट 25-30% हमने डिस्पर्स कर दिया है। बचा हुआ अमाउंट भी इस मंथ एंड तक डिस्पर्स हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि ROW जो NHIDCL को चाहिए होगा वो रिक्वायर्ड ROW उनको मिल जाएगा। तो इस पैच में भी आप देखोगे कि आने वाले टाइम में जल्दी ही काम कंप्लीट हो जाएगा। वाइडनिंग जितना एज पर NH जो उनका अर्लियर अलाइनमेंट था उसके अकॉर्डिंग जितना वाइडन अप होना था वो पूरा वाइडन अप होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल ही दो राय नहीं है, उसमें पूरा वाइडन अप होगा। आपने देखा होगा पहले भी हमारा जो बहुत सारे लोगों ने कंपनसेशन ले लिया था और उसके बाद उसमें लोगों ने अपने घर वगैरह नहीं साइड से तोड़े थे, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उसमें एक्टिव स्टेप लिया था अलॉन्ग विद NHIDCL, और वो हमने उस पर वहाँ पे इंक्रोचमेंट रिमूवल एक्सरसाइज किया था। फर्दर वो जैसे एक बार पेमेंट डिस्पर्स हो जाता है उनको एक पर्टिकुलर NH एक्ट के अकॉर्डिंग टाइमलाइन दी जाती है। अगर वो उतने टाइमलाइन में नहीं रिमूव करेंगे देन एज पर जो एक्ट उनका जो भी प्रोसीजर होगा वो फॉलो करके पूरा वाइडन अप किया जाएगा, जो उसमें ROW में उनके जो उनका अलाइनमेंट में होगा उस पर। सर, बहुत से जगहों पे हमने, चूँकि मैंने इस पे काफ़ी काम किया है, मैंने रिपोर्ट भी किया है, इलाके के काउंसलरों से भी हमने बाइट लिया था, खासकर ये ट्रेस्पोन TSG इलाके में, वहाँ पे एक घर उसको कंपनसेशन मिलता है, घर वो डिसमेंटल करता है अपने आप, वो खुद करता है, इसके बाद उसी जगह पे उस घर को खड़ा करता है। तो उसमें जो ROW है एज पर NHIDCL का जो ROW है वो सिक्योर होगा पूरा उसमें, क्योंकि आप देख रहे होगे कि क्योंकि ये पैकेज 1 से लेके स्पेशली पैकेज 5 तक, 5 से ये जो हमारा 7-8 तो चलो क्लियर है, पैकेज 6 तक यूजुअली बहुत लोगों को इसमें जो फर्स्ट फेज था उसमें कंपनसेशन नहीं मिला था, इस वजह से बहुत सारे ROW क्लियर नहीं हुआ था।
अब फेज 2 आ गया था, उसमें जो बचा हुआ कंपनसेशन है वो भी उनको डिस्पर्स हो गया, तो ROW पूरा इंश्योर कर लिया जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। आने वाले टाइम में आप देखोगे कि आपको प्रॉपर क्लीन रोड जैसे आपको 7-8 की तरफ दिख रही है वैसे ही वहाँ पे भी दिख तो रही है। इससे पहले जिस तरह से डिमोलिशन ड्राइव चला इंक्रोचमेंट को लेके, उस तरह का ड्राइव चलेगा? डेफिनेटली चलेगा। अगर किसी ने कंपनसेशन लिया है उस घर के लिए पर्टिकुलर या कुछ भी प्रॉपर्टी के लिए कंपनसेशन लिया लैंड के लिए, और कंपनसेशन लेने के बाद भी कुछ पर्टिकुलर टाइम में उसको जो एज पर एक्ट होता है उस पर नहीं रिमूव किया, देन उस पर इंक्रोचमेंट हमें रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि वो कंपनसेशन ले चुके हैं और अपना सब कुछ जो उसका वाजिब रेट था वो ले चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, उसके बाद वो इंक्रोचमेंट हमें रिमूव करना ही पड़ेगा। और उस पर आने वाले टाइम में आप देखोगे कि ये इंक्रोचमेंट जैसे ही पैकेज 1 के कॉन्ट्रैक्ट ये जो टेंडर आउट होके अलॉट हो जाएगा, तो हमारे पास रिमूवल के लिए जो मशीनरी कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से प्रोवाइड होंगी वो आ जाएंगी, ये आप ROW भी क्लियर हो जाएगा। सर, दिशा मीटिंग में MP साहब ने भी एक डायरेक्शन दिया कि टाउन एरिया में एक इंक्रोचमेंट जो हो रहे हैं उसको लेके एक ड्राइव चलाया जाए, तो इस हवाले से किस तरह की ड्राइव शुरू होगा? बिल्कुल, जो MP सर के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो हमने पहले भी ऑलरेडी एक कमेटी इस्टेब्लिश कर दी, जिसमें काउंसिल का भी हमारे पास इंस्ट्रक्शंस थे कि जो भी रोड साइड यूजुअली क्या होता है कि रोड की जो पर्टिकुलर विड्थ है उस पर भी लोगों ने इंक्रोच कर रखे होते हैं, तो वो इंक्रोचमेंट डेफिनेटली रिमूव किया जाएगा। दिसंबर में आप देखोगे इंक्रोचमेंट ड्राइव रिमूवल स्टार्ट हो जाएगा, जिसका परमानेंट कंस्ट्रक्शन है उनको प्रॉपर बजाबता नोटिस देके विद इन दैट पर्टिकुलर टाइम नहीं रिमूव करेंगे, देन इसमें स्पेशल डायरेक्शंस हम म्यूनसिपैलिटी को पास करेंगे ताकि वो रिमूव किया जाए। क्योंकि हमारा जो टाउन है वो हमारे करगिल के आवाम सबके लिए है, और टाउन को साफ रखना, स्वच्छ रखना, उसके लिए डीकंजेशन, ये कंजेशन का प्रॉब्लम रिजोल्व करना वो हम हर आदमी की जिम्मेदारी है। जब हम हमारी ड्यूटीज़ को अच्छे से निभाएंगे तो हम अपने लिए भी अच्छा करेंगे और हमारी ऑलरेडी टाउन इतना कंजेस्टेड है, और उसमें डीकंजेशन में भी हम जैसे एज पर MP साहब के डायरेक्शन प्लस काउंसिल के डायरेक्शंस के बेसिस पे प्लस हमने एक डीकंजेशन के लिए एक स्पेशल कमेटी फॉर्म कर रखी है SSP साहब की चेयरमैनशिप में, जिसमें सारे म्यूनसिपैलिटी एग्जीक्यूटिव एजेंसीज PTD PHE सब उसमें साथ में हैं। तो हम डीकंजेशन पे भी इनिशिएटिव ले रहे हैं। नेक्स्ट ईयर आप कुछ अच्छे प्रोजेक्ट देखोगे टाउन डीकंजेशन में भी। सर टाउन को लेके बात किया तो एक क्वेश्चन निकल सर, पिछले बार हमने म्यूनसिपैलिटी को भी बोला था सर, और पिछले DC साहब को भी नॉलेज में हमने दिया था, जिस तरह वहाँ पे कमर्शियल जो मकाने रखे हैं सर, बहुत सारे उन्हें हमारे एरिया में सर, लेकिन उनको कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है सर बिल्डिंगों में, बाथरूम इसको लेकर कुछ फैसिलिटीज़ है, तो बाहर रह के पूरा एरिया ही खराब कर रेंट पे थोड़ा नजर एक बार चेक करना उसमें आप। सर टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्वेश्चन जरूर पूछना चाहूँगा। रिसेंटली हमने देखा कि सुरू बेल्ट अब टॉप 25 डेस्टिनेशन में तो आ गई, UT एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ पे इम्पोर्टेंस देना शुरू तो किया है, पर बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी भी इतना ख़राब है। बनाया तो सब कुछ है मगर अंदर कुछ भी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें टूरिज्म, तो उसको लेके आने वाले दिनों में क्या कुछ एक्टिविटी आप लोग करने जा रहे हैं ताकि नेक्स्ट ईयर का जो फंक्शन या जो भी फेस्टिवल होगा वो ग्रैंड लेवल पे हो और मैक्सिमम आउटसाइड से टूरिज्म वहाँ पे आ पाए? डेफिनेटली इसमें ऑलरेडी टूरिज्म डिपार्टमेंट वर्कआउट कर रहा है कि जितना भी हमारा टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितना भी जो अभी आज के टाइम पे आप देख रहे होंगे बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने क्रिएट करा और हमारे पास उतनी मैन पावर नहीं है कि रन कर सके, तो हम आउटसोर्सिंग बेसिस पे इससे हमारे 2 फायदे होंगे। हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा और फर्दर वो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज में भी आएगा, और थर्ड थिंग टूरिस्ट को एक फैसिलिटीज़ भी मिलेगी। तो इससे हमारा टूरिज्म का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट तो होगा। सेकंड चीज़ जो आपने बोला बेसिक एम्यूनिटीज़ की, जो हमने SBM में भी रेज किया है, फर्दर हमारे डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स में भी जो टूरिस्ट के लिए बेसिक एम्यूनिटीज़ डेवलप करने का काम ऑलरेडी आपने UT बनने के बाद देखा जिस स्पीड से जिस पेस से डेवलपमेंट हुआ था वो बहुत ही अच्छा हुआ है। उसके तो ये जो जितने बेसिक एम्यूनिटीज़ वाला पार्ट है ये भी टूरिज्म डिपार्टमेंट कवर कर रहा है। फर्दर जो आपने बताया कि सिर्फ हमारा टारगेट फेस्टिवल नहीं है, हमारा टारगेट है कि शुरू में एक एडवेंचर का जो एक मुहिम शुरू हुई है जो जिसको रिकॉग्नाइज भी किया है नेट जियो वालों ने, तो हम उसको आगे तक लेके जाएं। तो आगे आने वाले टाइम में आप एडवेंचर टूरिज्म में अच्छे स्टेप्स उसमें देखेंगे और उसमें ऑलरेडी हमारी अच्छी डिस्कशन चल रही है, जिसमें MP सर का भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है जो ये सेंटर लेवल पे हमारी पूरी बात को वहाँ पे पहुँचाया जा रहा है। इसमें एक चीज़ मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि खासकर टूरिज्म पॉलिसी हमारे UT लेवल का है, अलग पॉलिसी है, लेकिन मैंने कौंसिल को भी कई बार मैंने ये कहा था कि हमारे करगिल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक टूरिज्म पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें प्रायोरिटी फिक्स करना चाहिए कि हमारे किस इलाके में क्या पोटेंशियल है। उसके लिए मेरा सजेशन बार बार पता नहीं मेरा ये सजेशन मैं देता रहता हूँ। हमारे करगिल में हमारे खुशकिस्मती ये है कि हमारे टूरिज़म सेक्टर में बहुत सीनियर मोस्ट एक्सपीरियंस लोग हमारे हैं,
जो टूरिज्म से रिटायर भी हुए हैं, टूरिज्म के अंदर काम भी, लेकिन उनका अभी तक कोई फ़ायदा नहीं ले रहा है। मेरा काउंसिल को भी मैंने कई बार कहा है कि भाई एक ऐसा कमेटी एक फ्रेम करो जिस कमेटी से सजेशन ले, उनका कोई और रोल नहीं होगा, सजेशन ले कि हम इस करगिल को, क्योंकि आज ट्रांजिट टूरिस्ट है हमारा, मेन हमारा मकसद ये रहना चाहिए कि इस ट्रांजिट टूरिस्ट को किस तरह हम कन्वर्ट करें। और ख़ासकर जैसे डीसी साहब ने कहा, हमारा सुरू बेल्ट से होते हुए द्रास तक जो पोटेंशियल हमारे एडवेंचर टूरिज़्म में है ना, ये बिल्कुल हब बन सकते हैं हम एडवेंचर टूरिज़्म का। लेकिन प्रॉपर एक पॉलिसी के साथ इलाकाई खंचतानी को साइड में रख के, पॉलिसी के साथ, प्रायोरिटी के साथ अगर हम इसमें काम करें, और इसमें सबसे ज़रूरी काउंसिल एडमिनिस्ट्रेशन ये तो है ही, लेकिन कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होना टूरिज़्म डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। जहाँ भी टूरिज़्म जब बढ़ावा मिला ना, उसमें कंट्रीब्यूशन आप लेकर आप हिस्ट्री देखिए, टूरिज़्म को वहाँ पे बढ़ाया है ये आपने कम्युनिटी लोगों ने। तो इन सारे चीज़ों पे इंशाल्लाह आगे भी हम बैठ के सही तरीके से हम करगिल को किस तरह टूरिज़्म में हम बढ़ावा दे सकते हैं, उस पर काम करेंगे। सर, मैरिज असिस्टेंस स्कीम जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक स्कीम आता है, 50,000 वहाँ पे बेनिफिशरीज़ को बेनिफिट मिलता है, तो उसमें 2022 के बाद से कोई प्रोग्रेस देखने को नहीं मिल रहा है। कोई आप इसके बारे में टिप्पणी करना चाहें? आपको है इसकी नॉलेज कुछ? अभी एक बार चेक करके हमें क्यों कितने लोगों ने अप्लाई, अभी रिसेंटली भी बहुत लोगों ने एप्लीकेशन दिया था। एक बार हम उसको रिवर्ट बैक कर रहे हैं, एक बार चेक करके रिवर्ट बैक कहाँ पे इश्यूज हैं, अगर कोई इश्यूज हैं तो वो एक बार चेक करके हमसे रिवर्ट। 2023 के बाद कोई फंडिंग नहीं आया ही नहीं सर। वो यूटी यहाँ पे तो जब यूटी लेवल से एक बार फंडिंग आ जाएगा तो डिस्पर्स हो जाएगा। एक बार हम क्रॉस चेक कर लेंगे यूटी गवर्नमेंट के साथ कि कहाँ कहाँ पे इश्यूज हैं। जहाँ पे हर साल फ्लड आते रहते, जैसे तक्का, सांको और शुरू में। तो 2022 में कहा था कि हमने डीपीआर भेजा है, लेकिन अभी तक उस पर कोई, इसमें न सिर्फ सुरू इलाका बल्कि शकर सिक्तन और कैसे एरिया से, मैंने एलजी साहब से भी बात किया था और चीफ सेक्रेटरी से भी बात किया था। मैंने उनसे ये गुजारिश किया था कि ऐसे करगिल में जितने, बल्कि लेह में भी होंगे, तो जो इलाके ऐसे हैं उसको आइडेंटिफाई करके एक अच्छा एक बड़ा एक प्रोजेक्ट बना के उसके लिए सेंटर से कोई ना कोई पैकेज लाने की ज़रूरत है। क्योंकि इस तरह छोटे छोटे अलग अलग जगहों पे करेंगे ना, फिर वो मुझे नहीं लगता कि फ़ायदा है। आपका शकर चिकतन में जो आपके कंजी नाला है, उस नाले में तो पूरा हर साल वहाँ पे तबाही मच जाता है। इसके अलावा शकर चिकतन में 2 नाले, इसी तरह आपके शुरू में अभी जो खवास वाला मसला है, ऐसे कई जगह हैं। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन और काउंसिल लेवल पे जो करेंगे वो तो छोटे मोटे जो काम कर रहे हैं। मेरा कोशिश ये रहेगा कि एक बड़ा एक प्रोजेक्ट बना के जो है सेंटर से इसमें कोई ना कोई फंडिंग लाया जाए। सर, टाउन प्लानिंग को लेकर किसी भी तरह की इनिशिएटिव्स लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी करगिल में जो टाउन डेवलप हुआ है वो बहुत हिफाजत तरीके से हुआ है। जो नया टाउन अभी शिफ्ट हो रहा है आहिस्ते आहिस्ते, अगर हम कुर्बथंग की बात करें या मेगावाट की बात करें या तुमेल कॉलोनी की बात करें, उन जगहों पे भी कंस्ट्रक्शन बहुत हिफाजत तरीके से हो रहे हैं और इसके ऊपर किसी भी तरह की चेक एंड बैलेंस दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि म्युनिसिपैलिटी लिमिट अब शायद बड़ा है। तो इसको लेके किस तरह की इनिशिएटिव्स आप ले रहे हैं? इसमें हमारी ऑलरेडी प्लानिंग चल रही है, जैसे मैंने बताया, टाउन ब्यूटिफिकेशन, टाउन डीकंजेशन प्लस टाउन प्लानिंग, तीनों पे काम चल रहा है। आपको कुछ दिनों में अब मैं एग्जैक्टली पूरी डिटेल्स के साथ आपको, अभी कमेटी ऑलरेडी फ्रेम की हुई है उसमें कि कैसे हमें आगे, क्योंकि हमें फ्यूचर ओरिएंटेड डेवलपमेंट करना है। क्योंकि ऐसा नहीं कि हैप्पीजार्ड वे में हम रेंडमली 2 प्रोजेक्ट लेके आ जाएं और उसमें हम आगे 2 साल को मैनेज कर लें। हमें आगे फ्यूचर के 8-10 साल को, 10 साल, 15 साल, 20 साल को देखते हुए मैनेज करके चलना है। तो इसलिए हमने कमेटी फ्रेम किया जिसमें सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं और उसके बेसिस पे जो कमेटी रिपोर्ट आएगी उसके बेसिस पे काउंसिल एमपी साहब से डिस्कशन करके हम उसको फाइनलाइज करेंगे, ताकि बेटर हम आगे के लिए जो प्लान हमारा नेक्स्ट ईयर का जो डिस्ट्रिक्ट एपेक्स आएगा उसमें भी टाउन के हिसाब से बेटर प्रोजेक्ट डाल सकें, एसटीपी में बेटर प्रोजेक्ट डाल सकें।